बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द इनबर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। इनबर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं जो बाय बर्थ मौजूद होते हैं और किस किस मेटाबॉलिज्म के नतीजे में ये एरर्स आते हैं, जैसे अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में या लिपिड्स के यानी न्यूक्लिक एसिड के। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे इसमें दैट विल बी द अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म, इनबर्न एरर्स ऑफ अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म, जिसमें हम फिनाइलकीटोन्यूरिया को, एल्केप्टोन्यूरिया को और उसके अलावा जब हम डिस्कस करेंगे अपोलोकटेनियस एल्बिनिज्म को। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ मेटाबॉलिक डिजीज? मेटाबॉलिक डिजीज है क्या? एक इनबर्न एरर है क्या? तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें किसी कंपोनेंट के मेटाबॉलिज्म के दौरान एरर्स आती हैं। मेटाबॉलिज्म क्या है? पहले नंबर पर तो ये फिजिकल केमिकल चेंज है जो एक सब्सटेंस में बायोलॉजिकल सिस्टम में होती है, रिएक्शंस हैं उस सब्सटेंस से रिलेटेड। और कोई भी डिजीज जो कि ओरिजिनेट हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, एनी डिजीज ओरिजिनेटिंग इन आवर केमिकल इंडिविजुअलिटी, दैट इज अ मेटाबॉलिक डिजीज। इनके इस मेटाबॉलिज्म के दौरान एबनॉर्मेलिटी में जो भी डिजीज होगी दैट इज अ मेटाबॉलिक डिजीज। ये किसी एक ऑर्गेनेली की अबनॉर्मलिटी भी हो सकती है, किसी ऑर्गेनेली के अंदर मौजूद एंजाइम्स की प्रॉपर फंक्शनिंग ना होने की वजह से ये हो सकती है। देखिए, तो ये मोस्टली किसी भी मॉलिक्यूल के मेटाबॉलिज्म के अंदर एबनॉर्मेलिटी है। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के अंदर एबनॉर्मेलिटी है, लिपिड के मेटाबॉलिज्म में एबनॉर्मेलिटी है, या न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के अंदर एबनॉर्मेलिटी है। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आर एबनॉर्मेलिटीज इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द सब्सटेंस। अब कौन कौन से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, हम एग्जांपल्स आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, होता क्या है नॉर्मली कि सपोज कोई सबस्ट्रेट ए है वो चेंज हो रहा है बी में, और वो बी आगे जो है वो बना रही है सी प्रोडक्ट्स। नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है ये, सपोज ये एक नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है। अब क्या हुआ, इस मेटाबॉलिक रिएक्शन में कोई एक स्टेप ना हो सका, इस वजह से ना हो सका, किसी एंजाइम की कमी की वजह से ना हो सका, किसी एंजाइम के मेल फंक्शनिंग की वजह से ना हो सका, जो भी। और उसने क्या किया, मेटाबॉलिज्म के दौरान नॉर्मल प्रोडक्ट्स बनने की बजाय कोई और सब्सटेंस बन गया। अब वो जो कोई और सब्सटेंस बना है दैट मे टॉक्सिक मेटाबोलाइट। एक तो उस प्रोडक्ट की डेफिशिएंसी भी हो गई, और दूसरा साथ में कोई ऐसा सब्सटेंस बन गया जो कि सिस्टम के लिए और खतरनाक हो सकता है, ठीक है, जो टॉक्सिक हो सकता है, जो अननेसेसरी हो सकता है। तो इस तरह से क्या होगा कि ये सब्सटेंस जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, या उस सब्सटेंस की जो कमी है सी प्रोडक्ट की जो पहले हमने डिस्कस की, उसकी कमी से जो एबनॉर्मेलिटीज आएंगी, ठीक है, ये मेटाबॉलिक डिजीजेस होंगी। ठीक है, ये मेटाबॉलिक डिजीजेस होंगी क्योंकि ये मेटाबॉलिक एरर की वजह से आ रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो इनहेरिटेड एंजाइम डेफिशिएंसीज हैं, ये डिसरप्शन ऑफ बॉडी मेटाबॉलिज्म का सबब बन रही है। कोई भी एंजाइमेटिक एरर जिसकी वजह से कोई ऐसे कंपाउंड भी बन सकते हैं जो बॉडी के लिए टॉक्सिक हो सकते हैं, या प्रॉपर प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन नहीं हो पाती जो जिस्म के लिए डेफिशिएंट है। तो ये जो एक्यूमुलेशन है टॉक्सिक सब्सटेंस की, ये भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का सबब बनेगी। या इम्पेयर्ड फॉर्मेशन एक प्रोडक्ट की जो नॉर्मली प्रोड्यूस होनी है उसकी जगह पर कोई और बन रही है प्रोडक्ट, या वो प्रोडक्ट नहीं बन पा रही टोटली, तो उसकी डेफिशिएंसी या वो जो दूसरी प्रोडक्ट है वो भी जिस्म के लिए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का सबब बनेगी। अब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स या ये जो मेटाबॉलिक एरर्स हैं, इन वन मेटाबॉलिक एरर्स,
ठीक है, इनबर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिसमें देयर इज अ ब्लॉक एट सम पॉइंट इन द नॉर्मल मेटाबॉलिक पाथवे। नॉर्मल मेटाबॉलिक पाथवे जो हो रहा है, जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसके अंदर कहीं पे कोई रुकावट है। वो क्यों है? हो सकता है कि स्पेसिफिक प्रोटीन्स ना बनी हो जो चाहिए इसके लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए। वो प्रोटीन्स किससे बननी है? वो जीन से बननी है। हो सकता है वो जीन एक्टिव ना हुआ हो या उस जीन के अंदर म्यूटेशन आ चुकी हो। इससे होगा क्या कि नॉर्मल प्रॉपर एंजाइम नहीं बन पाएंगे, या कोई रिसेप्टर नहीं बन पाएंगे, या कोई ट्रांसपोर्टरी प्रोटीन्स नहीं बन पाएंगी, या कोई मेम्ब्रेन के अंदर पंप नहीं बन पाएंगे, या कोई और ऐसे स्ट्रक्चरल एलिमेंट नहीं बन पाएंगे जो उन प्रोटीन से बनने थे। इट्स मीन जब वो स्पेसिफिक प्रोटीन्स नहीं बनी जिन्होंने जो रोल प्ले करना था, तो वो रोल ही प्ले नहीं हो पाएगा। वो एबनॉर्मेलिटी की सूरत में सामने है। इनबर्न एरर्स जो मेटाबॉलिज्म के हैं, मेनली ये 3 टाइप्स के हैं। ये इनबर्न एरर्स मेनली ये 3 टाइप्स के हैं। कौन कौन सी? एक तो साइलेंट डिसऑर्डर्स है, ठीक है, ये आते हैं डिसऑर्डर्स, लेकिन ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते, जिंदगी खत्म नहीं कर रही है, जैसे फिनाइलकेटोन्यूरिया है। तो ऐसे डिसऑर्डर्स ये साइलेंट डिसऑर्डर्स हैं भी, प्रॉब्लम्स हैं भी, लेकिन जानलेवा नहीं। एक है एक्यूट मेटाबॉलिक क्राइसिस, ठीक है, ये लाइफ थ्रेटनिंग है इन इन्फेंसी, बच्चों के अंदर पर्टिकुलरली। एग्जाम्पल यूरिया साइकिल डिसऑर्डर्स जो हैं, और कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जैसे टे सैक्स डिजीज है, दैट मे बी फैटल, जानलेवा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरह के डिसऑर्डर्स हैं, साइलेंट डिसऑर्डर्स हैं, एक्यूट मेटाबॉलिक क्राइसिस हैं, या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। ये जो इनबर्न एरर्स है मेटाबॉलिज्म की, ये एरर्स अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में भी आ सकती हैं। जैसे हम एग्जांपल लें, फिनाइलकेटोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया, ठीक है, ओकोलोकटेनियस एल्बिनिज्म, ये अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के दौरान होने वाली एरर्स है। इस तरह से अगर कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में एरर्स आती हैं, जैसे एग्जांपल यहाँ पर जो है वो गैलेक्टोसीमिया की हम लेंगे। लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म में डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, जैसे फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया है, टे सैक्स डिजीज है, और इवन नाइट्रोजनस बेसिस पर्टिकुलरली प्यूरिन्स, उसके जो है वो मेटाबॉलिज्म में डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, जैसे लेशनियन डिजीज है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स हैं, हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट आर द इनबर्न एरर्स ऑफ अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अमाइनो एसिड्स के मेटाबॉलिज्म के दौरान क्या क्या एरर्स हो सकती हैं। इसमें जो हम सबसे पहली एरर डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द फिनाइलकेटोन्यूरिया। ठीक है, फिनाइलकेटोन्यूरिया ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म की वजह से ये प्रोड्यूस हो रही है। ये ऑटोसोमल रिसेसिव मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल रिसेसिव मीन ये दोनों को, मेल को फीमेल को, दोनों को अफेक्ट कर रहा है, ऑटोसोमल डिजीज है, और रिसेसिव एलील की वजह से है। ये किस वजह से है? ये म्यूटेशन इन जीन फॉर द फिनाइल अलानिन हाइड्रोक्सिलेज, PAH, फिनाइल अलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ये उस एंजाइम को बनाने वाले जीन में म्यूटेशन की वजह से ये डिसऑर्डर आता है। जब ये एंजाइम नहीं बनेगा PAH, तो फिर सेल के अंदर फिनाइल अलानिन एक्यूमुलेट होती जाएगी, और एक्यूमुलेट होके कन्वर्ट होगी इनटू फिनाइल पायरुवेट या फिनाइल कीटोन। और ये फिनाइल कीटोन का लेवल जब बढ़ेगा, तो ये फिर यूरिन के अंदर भी ये फिनाइल कीटोन जो है वो जाएगा, यूरिन के अंदर ये डिटेक्ट हो पाएगा। इट्स मीन दैट कि ये जो फिनाइल कीटोन्यूरिया बेसिकली जिस्म के अंदर फिनाइल कीटोन या फिनाइल पायरुवेट के ज्यादा हो जाने की वजह से है। और फिनाइल पायरुवेट तभी बनता है जब सेल के अंदर फिनाइल अलानिन का लेवल बढ़ जाता है। और फिनाइल अलानिन का लेवल इसलिए बढ़ता है कि जब PAH यानी कि फिनाइल अलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, तो इस एंजाइम की प्रॉपर फंक्शनिंग
वो तो बना रही थी किसको, फिनाइलएलानिन से टायरोसिन को। लेकिन अगर ये एंजाइम नहीं है तो फिर क्या हो रहा है, फिनाइलएलानिन से फिनाइल पायरुविक एसिड ज्यादा बन रहा है, और ये जो है वो जिस्म के लिए ये डिसऑर्डर्स का जो है वो सबब बन रहा है। ठीक है, तो यही हमने चीजें जो है वो डिस्कस की थी कि फिनाइलकीटोन्यूरिया में हो क्या रहा है कि टायरोसिन नहीं बन पा रही, टायरोसिन नहीं बन पा रही, क्योंकि फिनाइल अलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं है। तो उसकी जगह पर क्या बन रहा है, उसकी जगह पर जो है वो इसके अंदर फिनाइल कीटोन बन रही है, और फिनाइल कीटोन ये मुख्तलिफ हेल्थ प्रॉब्लम्स का आगे सबब बन रही है। नॉर्मल इंडिविजुअल में क्या होता है कि जो कुछ भी खाया जाएगा अमाइनो एसिड्स वगैरह वो फिनाइलएलानिन में आगे जाते हुए वो अल्टीमेटली टायरोसिन में चेंज होंगे, और वो आगे जो है वो अपना प्रॉपर साइकिल, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म जो है वो चलेगा। फिनाइलकीटोन्यूरिया ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का सबब बन सकती है, ये सीजर्स का सबब बन सकती है, जो कि बेसिकली अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस है ब्रेन के अंदर। ठीक है, और कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स जो है वो सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से आ सकती हैं, लेकिन मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, जानलेवा नहीं है। वो पेशेंट जिनको डायग्नोज हो जाता है अर्ली स्टेजेस पे, तो वो जस्ट मेंटेन करें अपनी डाइट को और वो नॉर्मल लाइफ स्पान जो है वो गुजार सकते हैं विद नॉर्मल मेंटल डेवलपमेंट। फिनाइलकीटोन्यूरिया बहुत रेयर है, अब कह लें कि 1/10,000 बेबीज ये इसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी है। क्यों हो रही है, इसको बनाने वाला जो PAH एंजाइम को बनाने वाला जो जीन है क्रोमोसोम नंबर 12 पे मौजूद है। तो जब ये उस PAH जीन में म्यूटेशन आ जाएगी, उसमें चेंज आएगी, उसमें डिसऑर्डर आएगा, तो वो प्रॉपर PAH एंजाइम नहीं बन पाएगा और उसकी वजह से ये डिसऑर्डर होगा। ठीक है, जो इंडिविजुअल ये जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो एक इंडिविजुअल जो PAH के लिए डोमिनेंट जीन भी और म्यूटेंट जीन भी दोनों तरह के एलील्स रखता है, मीन कैरियर है, मीन हेटेरोजाइगस है, तो उसके अंदर डिजीज की कोई सिम्टम्स नहीं होंगे। लेकिन क्योंकि वो हेटेरोजाइगस है तो अपने बच्चों में वो ये ट्रेट डेवलप करवा सकता है। फिनाइलकीटोन्यूरिया के सिम्टम्स क्या क्या हैं? फिनाइलकीटोन्यूरिया में जो बेबीज हैं बर्थ के वक्त बिल्कुल हेल्थी से दिखाई देते हैं। ठीक है, उनमें सिम्टम्स या इतनी कॉम्प्लिकेशन अराइज नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए इनके इतना इशू नहीं आता कि जी इसको प्रॉपर ट्रीट किया जाए। सिर्फ उसी वक्त अराइज होती हैं जब फिनाइलकीटोन्यूरिया की डायग्नोसिस हो जाए और फिर भी उसको ट्रीट ना किया जाए मुसलसल। ठीक है, तो जब ट्रीटमेंट नहीं होती फिनाइलकीटोन्यूरिया की तो फिर नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से लर्निंग डिसेबिलिटीज, बिहेवियरल डिफिकल्टीज, एपिलेप्सी, ये अलामात जो है वो ये कंडीशंस प्रोड्यूस हो सकती हैं। ठीक है, लाइटर स्किन, हेयर, आईज, ठीक है, देन ब्रदर एंड सिस्टर विदाउट द डिजीज, ये एक सिम्टम है। बाकी बहन भाइयों का रंग बहुत ज्यादा मतलब डार्क है, वो एक बिल्कुल लाइट है, और उसकी स्किन के ऊपर, ठीक है, एक्जिमा, ये बेसिकली स्किन की स्वेलिंग है, डर्माटाइटिस। ठीक है, उसके अलावा रिकरेंट वोमिटिंग, बार बार वोमिट आ रहे हैं, जर्किंग मूवमेंट आर्म्स की और लेग्स की, ट्रीमर्स, माइक्रोसेफेली भी, ये भी देखा गया, ऑब्जर्व किया गया। ये अगर सिम्टम्स हैं किसी बच्चे में तो इसका मतलब है उसको फिनाइलकीटोन्यूरिया है, ये उसके सिम्टम्स है, तो उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। और अगर ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो पाती, अनट्रीटेड रहता है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये डैमेज करता है नर्वस सिस्टम को, और जो है वो फिर नर्वस सिस्टम के डैमेज होने से जो हमने ऊपर डिस्कस की लर्निंग डिसेबिलिटीज वगैरह, एपिलेप्सी, ये प्रोड्यूस हो सकती है। फिनाइलकीटोन्यूरिया को सिंपल एक टेस्ट से ही कंफर्म किया जाता है, ब्लड सैंपल लिया जाता है और स्क्रीनिंग जो है वो ब्लड की करते हुए
इसका जो पता चलवाया जाता है। अगर डायग्नोसिस होने से फिनाइलकीटोनुरिया जो है वो कंफर्म हो जाती है, चाइल्ड विल नीड रेगुलर ब्लड टेस्ट टू मेजर द लेवल ऑफ फिनाइलएलानिन। ठीक है, असल में रेगुलरली टेस्ट किया जाना है कि ब्लड के अंदर फिनाइलएलानिन का लेवल क्या है। अगर तो वो लेवल बढ़ रहा है तो इट्स मीन दैट फिनाइलकीटोनुरिया है। ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट जो है वो इसका लो प्रोटीन डाइट, जितनी कम प्रोटीन होगी फिनाइलएलानिन की प्रोडक्शन उतनी ही कम होगी। ठीक है, डाइट प्लान को बड़ा फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो जो प्रॉपर डाइट प्लान के ऊपर जो वो फॉलो करते हैं उसको, तो उनकी जो वो अडल्टहुड तक जो है वो बेटर फिजिकल और मेंटल हेल्थ से जाते हैं। लेकिन अगर ट्रीटमेंट ले किया जाए या प्रॉपर ट्रीटमेंट भी ना हो, प्रॉपर डाइट भी ना लिया जा सके, तो फिर ब्रेन डैमेज हो सकता है। फिनाइलकीटोनुरिया के बाद एक और डिसऑर्डर की हम बात करेंगे, दैट इज एल्केप्टोनुरिया। एल्केप्टोनुरिया जो है ये ब्लैक यूरिन की प्रोडक्शन है या ब्लैक बोन डिजीज है। ये किनबर्न एरर है अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म की, और ये भी एक रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। ठीक है, जिसमें फिनाइलएलानिन और टायरोसिन दोनों के मेटाबॉलिज्म के जो वो एरर्स आती है। ठीक है, तो ये एल्केप्टोनुरिया ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ये। एल्केप्टोनुरिया क्यों हो रही है? अब इसकी जो कॉज है, इनकी जनरल सिम्टम्स तो यही है ना कि ब्लैक यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ब्लैक, लेकिन क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? उसके पीछे रीजन क्या थी? उसके पीछे रीजन थी कि अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो रहा। फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम से बनाता है टायरोसिन। हमने पीछे लेक्चर में डिस्कस किया अभी कि फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज जब नहीं है, टायरोसिन नहीं बन पाती, और जब नहीं बन पाती तो उसकी वजह से जो है वो फिनाइलकीटोनुरिया डिसऑर्डर है। अब टायरोसिन अगर बनती है तो टायरोसिन अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम जो 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड में चेंज करता है, और इसको जो है वो डीऑक्सीजनेज एंजाइम कन्वर्ट करता है होमोजेंटिसिक एसिड में। अब इस लेवल पे आके अब होमोजेंटिसिक एसिड को एक एंजाइम, ठीक है, होमोजेंटिसेट 1,2 डाइऑक्सीजनेज कन्वर्ट करता है इनटू मिलाइलैक्टो एसिटिक एसिड। ठीक है, होमोजेंटिसिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू malolactic acetic acid by an enzyme homogenticate 1,2-dioxygenase। अब अगर ये एंजाइम नहीं है, इट्स मीन दैट होमोजेंटिसिक एसिड की कन्वर्जन नहीं हो पाएगी। ठीक है, इस कंडीशन को हम कहते हैं एल्केप्टोनुरिया। एल्केप्टोनुरिया क्या है? बेसिकली ये होमोजेंटिसिक एसिड की ब्रेकडाउन ना होना है। क्यों? क्योंकि उसको तोड़ने वाले एंजाइम की फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि उसके एंजाइम के अंदर म्यूटेशन आ गई है, उसके जीन्स में वो प्रॉपर एंजाइम नहीं बन पाए। इससे होगा क्या कि जो यूरिन की प्रोडक्शन है वो ब्लैक होगी। क्यों? जैसे ही वो एक्सपोज होगा ना एयर में, तो होमोजेंटिक एसिड ऑक्सीडाइज होकर वो ब्लैक कलर प्रोड्यूस करेगा यूरिन का। ऑस्टियोआर्थराइटिस भी इसमें देखा गया। ब्लैक स्पॉट्स जो है आई के अंदर सेक्लेरा में ये ऑब्जर्व किए गए हैं। ठीक है, डिसकलर्ड ईयर एंड डार्क ईयर वैक्स, ठीक है, ये भी ऑब्जर्वेशन जो इसमें देखी गई है। उसके अलावा हार्ट वॉल अफेक्टेड होते देखे गए हैं होमोजेंटिसिक एसिड की एक्यूमुलेशन की वजह से। ब्लू ब्लैक स्पेकल्ड डिसकलरेशन ऑफ स्किन देखी गई है। और उसके अलावा जो वो किडनी, प्रोस्टेट और ब्लैडर स्टोन इसमें जो वो ऑब्जर्व किए गए हैं ड्यू टू द होमोजेंटिसिक एसिड। ठीक है, इन दी जेनिटो यूरिनरी ट्रैक या जेनिटल ट्रैक, उसके अंदर ये जो है वो देखा गया कि स्टोन्स की फॉर्मेशन भी है। नीचे इसकी सिम्टम्स है एल्केप्टोनुरिया की। ठीक है, ये देखिए इसकी सिम्टम्स, ये कैसे वो स्पॉट्स, ये स्किन के ऊपर भी, ये आंखों के अंदर भी, कानों के अंदर भी वो ब्लैक स्पॉट्स। ठीक है, और ये यूरिन का जो कलर है, सैंपलिंग है, ये सारी ये इसके सिम्टम्स है।
अल्केटोनुरिया को हमने अगर टेस्ट करना है, हम यूरिन टेस्ट करेंगे कि उसका कलर चेंज आ रहा है, तो उसके अंदर जो है वो हम क्या करेंगे, एडिशन ऑफ फेरिक क्लोराइड टू यूरिन, वो चेंज करेगा उसको ब्लैक कलर में। ठीक है, गैस क्रोमेटोग्राफी टू लुक द ट्रेसेस होमोजेंटिसिक एसिड इन द यूरिन, ये भी ऑब्जर्वेशन है, होमोजेंटिसिक एसिड का लेवल यूरिन में चेक किया जाता है। फिर डीएनए टेस्टिंग है कि क्या होमोजेंटिसिक एसिड के लिए जो बनाने वाला जीन है, उसको तोड़ने के लिए जो एंजाइम बनाने वाला जीन है, उसके अंदर तो कोई म्यूटेशन नहीं है, उसको जो है वो चेक किया जाएगा म्यूटेंट जीन को। फिर पेरेंटल टेस्ट, अगर पेरेंट्स में से, ठीक है, अगर हम देखें तो अगर पेरेंट्स हैं तो ऑफस्प्रिंग में भी तो डेफिनेटली उसके अंदर, तो इसमें क्या किया जाता है पेरेंटल टेस्ट के अंदर, सॉरी प्रीनेटल टेस्ट जो है वो इसमें किया जाता है। प्रीनेटल टेस्ट में बिफोर बर्थ सैंपलिंग ली जाती है, ठीक है, बिफोर बर्थ, ठीक है। इसमें बेसिकली जो है वो कोरियोनिक विलाई से सैंपलिंग ली जाती है, ठीक है, या एमनियोसेंटेसिस, ठीक है, वहां से थोड़ा सा सैंपल लेके, ठीक है, उसके अंदर जो है वो स्क्रीनिंग की जाती है उसकी, उसमें जेनेटिक चेंजेस को आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या इसमें वो म्यूटेंट जीन तो नहीं है किसी तरह से, तो ये भी प्रीनेटल बिफोर बर्थ जो है वो ये टेस्ट ये भी जो है वो किया जाता है। ट्रीटमेंट इसका ये है कि इसमें जो बेसिकली स्ट्रेस मिलनी है जॉइंट्स को, ठीक है, उससे बचा जाए। पेशेंट को एंटी इन्फ्लेमेशन मेडिसिन यूज करनी चाहिए। पेन से बचने के लिए नार्कोटिक्स जो है वो इसका इस्तेमाल करना चाहिए। फिजिकल थेरापी, ऑक्यूपेशनल थेरापी, बेसिकली एक्सरसाइज वगैरह, फ्लेक्सिबिलिटी मसल्स और जॉइंट के रखने के लिए, ठीक है। फिर अडल्ट्स और जो बच्चे हैं उनके अंदर विटामिन सी की हाई डोज ये नेसेसरी है, ठीक है, और ये रिकमेंड की जाती है क्योंकि ये बेसिकली क्या करती है कि डेपोजिशन होमोजेंटिसिक एसिड उसको जो है वो स्लो करती है, या आर्थराइड्स के प्रोसेस को जो है वो स्लो करती है। उसके अलावा इसमें, ठीक है, निटिसिनन ये एक ड्रग है जो कि इनहिबिटर है एंजाइम का, इनहिबिटर ऑफ द एंजाइम 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट डाइऑक्सीजनेज, जो कि होमोजेंटिसिक एसिड को बनाता है। ये उस एंजाइम को रोक दिया जाता है ताकि ब्लड के उसके अंदर, यूरिन के अंदर, पहले ब्लड में और फिर यूरिन के अंदर होमोजेंटिसिक एसिड का लेवल ना बढ़े। टाइट विद प्रॉपर विटामिन सी ये नेसेसरी है। तीसरा जो डिसऑर्डर हम डिस्कस करने लगे हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का, दैट इज द ओकुलोक्यूटेनियस एल्बिनिज्म। ये भी कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर है, मीन बाय बर्थ है, जिसमें कंप्लीट या पार्शियल एब्सेंस होती है मेलानिन पिगमेंट, एल्बिनिज्म, एल्बिनो। खास तौर पर ये एल्बिनिज्म बड़ी वाज़ह नजर आ रही है आईज में, स्किन में और हेयर्स में, ठीक है। जो लोग ऑक्यूलोक्यूटेनियस एल्बिनिज्म का शिकार होते हैं उनमें व्हाइट या पिंक हेयर्स होते हैं, स्किन होती है, आयरिस कलर बिल्कुल वो भी व्हाइट या पिंकिश होता है, और विजन प्रॉब्लम्स आती हैं। 40,000 में से एक का चांस है, ये मीन बहुत रेयर है ये भी। इस एल्बिनिज्म की कॉज क्या है कि इसमें टायरोसिन को तोड़ने वाला जो एंजाइम है टायरोसिनेज वो नहीं है, ठीक है। इसमें म्यूटेशन आती है उस जीन के अंदर जो टायरोसिनेज एंजाइम को बना रहा है, ठीक है। जो टायरोसिनेज एंजाइम है ना, ये वो पहला एंजाइम है जो कि बेसिकली मेलानिन पिगमेंट की फॉर्मेशन के लिए टायरोसिन की कन्वर्जन का सबब बनता है, ठीक है। अब वो टायरोसिन को कन्वर्ट करना है अल्टीमेटली इनटू दी मेलानिन पिगमेंट, वो रेड पिगमेंट है या वो ब्लैक पिगमेंट है, लेकिन जब उसके मेटाबॉलिज्म में उससे पहले ही टायरोसिनेज एंजाइम ही नहीं बन पाएगा जब, तो ये मेटाबॉलिज्म होगा ही नहीं कंटिन्यू, तो मेलानिन पिगमेंट नहीं बन पाएगा जिसकी वजह से एल्बिनिज्म होगी। तो ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसके सिम्टम्स बिल्कुल पेल स्किन या पैची स्किन है, व्हाइट हेयर्स हैं स्किन के ऊपर, यूजुअली पेल ब्लू या लाइट ब्राउन, ठीक है,
और इसमें बाद का पिंकिश रेड आई भी हो सकती हैं, एक्सट्रीमली प्योर विजन होती है, लाइट सेंसिटिव बहुत ज्यादा होते हैं फोटोफोबिया इनमें, और रैपिड आई मूवमेंट इनमें जो है वो देखी गई है। ठीक है, निस्टिंगस, ये इसके सिम्टम्स हैं। अब देख लें अल्बिनो चाइल्ड किस तरह से कितने ज्यादा इसमें वाइट कलर के जो है डायग्नोसिस इसका, तो बर्थ के वक्त ये डिटेक्ट होता है जब बॉडी के ऊपर इरेगुलर पिगमेंटेशन हो जाए। डायग्नोसिस जो है इसमें जो केयरफुल हिस्ट्री ऑफ द पिगमेंट डेवलपमेंट एंड एग्जामिनेशन ऑफ द स्किन, हेयर एंड आईज। ठीक है, पिगमेंट डेवलपमेंट की हिस्ट्री को देखना और फिर स्किन के अंदर, आईज के अंदर, हेयर के अंदर उसको एग्जामाइन करना प्रॉपर। तो कोरियोनिक विल लाइट से सैंपल लिया जा सकता है, सीरियस टेस्ट किया जाता है कोरियोनिक विल लाइट सैंपलिंग। ठीक है, जिससे आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि जो चाइल्ड है वो है इसका शिकार एल्बिनिज्म का या नहीं, और ये भी एटलीस्ट सेकंड ट्राइमेस्टर में जो है वो डायग्नोस है। ट्रीटमेंट इसका नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये है कि हम सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकते हैं। स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए सन स्क्रीनिंग क्रीम, मुख्तलिफ तरह की सन ब्लॉक्स वगैरह जो है वो लगाए जाते हैं, यूवी रे से प्रोटेक्शन होने की कोशिश की जाती है, ग्लासेस का यूज करना पड़ता है, लेंस का यूज करना पड़ता है आइज को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा डार्क सन ग्लासेस जो है वो यूवी रे से प्रोटेक्ट रखने के लिए यूज करना पड़ते हैं। तो इसकी क्योर्स है ज्यादा, इसकी जो है वो क्योर्स हैं, ट्रीटमेंट इसका प्रॉपर जो है वो नहीं है। ये 3 एग्जांपल्स जब हमने डिस्कस की, इसमें कोई अगर आपका क्वेश्चन है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप मुझे जो है वो मेल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।